हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव। तो ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर अब ख़त्म हो गया है और हम आज से दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द्रव की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसी पे आज हमारे क्वेश्चन होने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी भी जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और हाँ, ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस के टेलीग्राम चैनल से एक बार अवश्य जुड़ जाए, ताकि आप लोगों को पीडीएफ और जो भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को सभी को उसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन, पदार्थ होता है, देयर इज अ सबस्टेंस इन विच, द्रव्यमान होता है परंतु आयतन नहीं होता। द्रव्यमान नहीं होता परंतु आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं, द्रव्यमान और आयतन दोनों नहीं होते। तो पदार्थ में क्या होता है? देखो, पदार्थ कितने अवस्थाएं, देखो पदार्थ जो होता है कितने अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अभी आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार से जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो 5 हो गई हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस और चौथी हुई है प्लाज्मा और 5वीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यानी कि पदार्थों का द्रव्यमान और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। तो राइट आंसर अपना सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का कारण है ताप, दाब, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे टेक्निकल टीम ने थोड़ा गलती कर दिया है कि इंग्लिश से इसमें टाइप नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, चलो। ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का कारण है ताप, दाब, ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। टेम्परेचर, प्रेशर या इनमें से, या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठोस पदार्थ, देखो अब मैं जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि हमारी कितनी मेन रूप से अवस्था है? एक हो गई सॉलिड हो गया, दूसरी हो गई लिक्विड और तीसरी कौन सी हो गई? हमारी गैस। और चौथी हमने क्या बताया था? प्लाज्मा। और 5वीं होती है हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। राइट, ये हमारी 5 अवस्थाएं होती हैं। जो ठोस होती, जो सॉलिड मतलब ये ठोस होती है, और लिक्विड मतलब यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो अपनी प्लाज्मा अवस्था होती है, जो चौथी अवस्था है ना प्लाज्मा, ये कहाँ पाई जाती है? सूर्य और तारों में पाई जाती है। और यह जो प्लाज्मा अवस्था है यह कहाँ पॉसिबल है? ये हाई टेम्परेचर पर, जितना यानी कि जहाँ अधिक टेम्परेचर होगा तो वहाँ ये प्लाज्मा अवस्था होती है। और जो प्लाज्मा अवस्था है हमारी, ये प्लाज्मा अवस्था जो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब होती है, वहाँ उसमें कौन सी अवस्थाएं हो जाती हैं? उसमें कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। राइट। और जो 5वीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ये कहाँ पॉसिबल है? जब अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन से अधिक ताप, कम ताप पे, तो यानी कि 0 डिग्री जो परम ताप है ना, परम ताप से कम नीचे हो, तो वहाँ पॉसिबल होती है अपनी कौन सी? 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब बताइए कि जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ में अगर अवस्था में अगर ताप, तो ताप से तो स्वाभाविक सी रूप है अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और दाब, अगर सोचिए कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और दाब दें तो क्या उसमें परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा? ताप। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड,
लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड या नॉन ऑफ द अबव। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या द्रवित लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड मोनोऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर अपना क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, अगर हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करें कि टेम्परेचर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाती है। और जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किस में पाई जाती है? कपूर में पाई जाती है। कपूर के अलावा नेप्थलीन में, और नेप्थलीन के अलावा किस में पाई जाती है? आयोडीन में। आयोडीन के अलावा अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं एक और नाम से? नौशादर। नौशादर किसको बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड को। इसी को अपन नौशादर भी बोलते हैं। तो इस पे राइट आंसर अपना कौन सा गया? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विलियम क्रूक्स, स्लाइडन या फ्रांसिस क्रिक या अल्टमान में। हु डिस्कवर्ड द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर? तो किसने किया? स्लाइडन ने, विलियम क्रूक्स ने, फ्रांसिस क्रिक ने या अल्टमान ने? तो क्या किसने किया? विलियम क्रूक्स ने। विलियम क्रूक्स ने किया किसकी? प्लाज्मा अवस्था की खोज। और जो स्लाइडन है, स्लाइडन और एक और साइंटिस्ट कौन थे? स्वान। इन्होंने मिलकर किसकी खोज की थी? इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत। और जो फ्रांसिस क्रिक और कौन थे? वाटसन। इन्होंने क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए डबल। जो अल्टमान है, और जो ये अल्टमान है, अल्टमान ने किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? विलियम क्रूक्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बदलते हैं। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? गलनांक, क्वथनांक, जमना या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? अब देखो, जो हमारा सॉलिड है, लिक्विड, लिक्विड से द्रव, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इसमें क्या करते हैं? हम टेम्परेचर देते हैं। अगर इसमें हम हाई टेम्परेचर दिया तो ये किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। ये क्या कहलाता है? मेल्टिंग, मतलब गलनांक। और द्रव से गैस की ओर, जब द्रव में हाई टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा? वाष्पन होगा, मतलब बॉइलिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। और अगर यदि सॉलिड से डायरेक्ट किसमें? गैस में चेंज हो जाए तो ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो क्या है? वह ताप जिस पे द्रव से गैस में बदल जा रहा है। तो गैस में बदल जा रहा है मतलब क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिना द्रव अवस्था में आए गैस का ठोस में बदलना कहलाता है? अभी जस्ट बताए थे, क्या कहलाएगा? गलनांक, ऊर्ध्वपातन, संघनन या वाष्पीकरण? क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो राइट आंसर अपना कौन सा जाएगा? बी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न स्तंभों को सुमेलित कीजिए। देखिए ये सीटेट की ये ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है, ज़्यादातर सीटेट ऐसे ही क्वेश्चन देता है, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, राइट। और इनको करना भी बहुत आसान होता है। अब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब क्या है कि द्रव का गैस में या गैस का द्रव में या ठोस का गैस में बदलना या ठोस का द्रव में बदलना या द्रव का ठोस में बदलना। तो वाष्पीकरण किस में होता है, यानी द्रव का गैस में, तो ए का क्या हो जाएगा 2, ठीक। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, क्या ठोस से डायरेक्ट गैस में, तो बी का 3। हिमांक यानी फ्रीजिंग यानी जमना यानी कि द्रव का ठोस में, तो सी का 5। अब गलनांक मतलब ठोस से द्रव में, तो डी का क्या हो जाएगा 4। तो अब इसमें देख लीजिए क्या है, ए का 1 है ना, हमने क्या लिख दिया, ए का 1, बी का 3, सी का 5, डी का 4। तो इस पे राइट आंसर क्या आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो वो कमेंट करके बोल सकता है। शुद्ध जल का गलनांक होता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड से मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है, मेल्टिंग होगा, तो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि किसी द्रव में अघुलित बहुत छोटे कणों को द्रव से पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वेरी स्मॉल पार्टिकल विच आर नॉट डिजॉल्व इन अ लिक्विड। निस्तारण, प्रभाजी आसवन, अपकेंद्रीकरण या निष्पावन। तो किस विधि का उपयोग करते हैं हम, प्रभाजी आसवन, अपकेंद्रीकरण या निष्पावन। तो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल हैं तो उनके लिए हम कौन सी विधि यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे कि हमारा क्या है डीएनए के जब हम डीएनए को सेपरेट करते हैं तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए उसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ताकि क्या हो, जो डीएनए के क्या होते हैं बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल होते हैं, तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्या करते हैं, जो बाहर बाकी पदार्थ होते हैं वो क्या आते हैं ऊपर की ओर आ जाते हैं, जो अपना डीएनए होता है वह नीचे पैलेट के रूप में नीचे सेपरेट हो जाता है। तो इसमें अपना राइट आंसर कौन जाएगा, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। और निष्पावन विधि में मतलब क्या होता है, जो हल्के तत्व होते हैं ना उनको हवा के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो निष्पावन विधि में। और प्रभाजी आसवन में हम क्या करते हैं कि जो अशुद्ध विलेय पदार्थ होते हैं, जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट या नॉन ऑफ दीज वाटर। तो क्या होगा, अब देखो जैसे हमारा कोई समझ लो हमने सपोज ये बीकर लिया, बीकर में क्या डाले, पानी डाले, राइट। अब इसी में हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, है ना। इसमें सपोज करो हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, छोटे छोटे उसके टुकड़े डाल दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, है ना। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा कि अगर पानी गर्म होगा तो क्या होगा, हमारा नमक भी घुलेगा, तो यानी कि उसकी विलेयता में क्या प्रभाव पड़ेगा, वह घुलेगा यानी बढ़ता है, उसकी विलेयता बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, उसकी विलेयता बढ़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्रव का दाब निर्भर नहीं करता।
वन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो क्या होगा? द्रव के घनत्व पर, द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, या द्रव स्तंभ के द्रव्यमान पर। तो जो द्रव के प्रेशर, द्रव के दाब का सूत्र क्या होता है? P इक्वल टू रो जी एच। मतलब रो मतलब क्या होता है? इसकी डेंसिटी, यानी घनत्व। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और एच मतलब हाइट यानी ऊंचाई हो गया इसकी, है ना। देखो ये हमारा एक सपोज करो बीकर है, इसमें कुछ भरा हुआ, इसकी क्या हो गई? ये ऊंचाई हो गई, और यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो द्रव के घनत्व पर ये निर्भर कर रहा है, जी ऊंचाई, है ना, सॉरी रो डेंसिटी पर, ऊंचाई ये भी है, इस पे भी गुरुत्वीय त्वरण पे। तो ये तीनों सही हैं। तो अपना गलत आंसर यानी कि किस पे निर्भर नहीं करता है? द्रव स्तंभ के द्रव। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का पिघलना, लोहे में जंग लगना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोहे को खींचकर तार बनाना। अब देखो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस यहाँ पे पूछा है। तो फिजिकल चेंजेस में होता क्या है कि जो पदार्थ की भौतिक, यानी कि जो पदार्थ का गुण है वो कैसा होता है? सेम रहता है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन या उसके दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उसका जो भौतिक गुण है ना, जो उसका कैरेक्टर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या रहती है? सेम रहती है। और जो केमिकल चेंजेस में क्या होता है? जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो उसका गुण है, वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो अगर लोहे को पिघलाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जो लोहा है ना वो अपना उसी पे रहेगा। और लोहे में जंग लगना है, यानी कि ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? लोहे में जंग लगना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रम नहीं है? अभी जस्ट बताए कि भौतिक और रासायनिक में डिफरेंस है ना। तो इसमें से अपना राइट आंसर क्या जाएगा? क्या? समुद्री लवड़ी जल का आसवन, अशुद्ध लवण NaCl का क्रिस्टलन, समुद्री शैवाल से आयोडीन I2 का, ये सॉरी यहाँ पे I2 होगा, आयोडीन। ये थोड़ी टेक्निकल टीम ने गलती कर दिया है, आज काफ़ी गलतियाँ किया है उन्होंने, थोड़ी आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे भी I2 ही होगा। और आयोडीन I2 का ऊर्ध्वपातन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? समुद्री जल से नमक को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? वाई विच मेथड इज साल्ट सेपरेट फ्रॉम सी वाटर? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, या क्रिस्टलाइजेशन मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। तो किस मेथड के द्वारा हम समुद्री जल से नमक को पृथक करते हैं? अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा, या आवासशील विधि द्वारा, या क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, या उपरोक्त में से सभी। बताइए किस विधि के द्वारा हम सेपरेट करते हैं समुद्री जल से नमक को? तो देखो जो अपना अपकेंद्रीकरण विधि है, इसमें से हम किसका वो करते हैं कि जो स्मॉल साइज के पार्टिकल हैं, जैसे हम डीएनए का भी बताए थे कि डीएनए को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, है ना। तो और आश्वन विधि में हम किसका करते हैं कि जो अवाष्पशील पदार्थ हैं उनका। और क्रिस्टलीकरण मतलब जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे NaCl हो गया, KNO3 हो गया, ये इनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? क्रिस्टलीकरण विधि। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा? तो किन अणुओं के बीच होगा? द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस। तो किन अवस्थाओं के बीच में, किन अणुओं के बीच में? अब देखो सपोज करो ये एक बॉक्स है,
इसमें क्या है, ठोस के अणु हैं, तो क्या है, बहुत पास पास रहेंगे, है ना। राइट। और एक ये है बॉक्स, इसमें क्या है कि द्रव वाले हैं, और इसमें गैस, गैस में क्या है, इसके अणु तो और भी दूर दूर रहते हैं। तो अगर ये अणु जो हैं ये पास पास में क्यों है, क्योंकि इनके बीच क्या है, आकर्षण बल अधिक है, इसलिए ये क्या है, पास पास में है। तो आकर्षण बल किस में अधिक होता है, ठोसों में। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी। और अगर दूरी की बात करें तो दूरी में कौन आ जाएगा, दूरी में सबसे पहले आ जाएगा गैस, गैस से फिर द्रव, द्रव से फिर ठोस। राइट। और अगर आकर्षण बल की बात करें तो सबसे इसमें कौन रहेगा, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना क्यों आसान होता है। पहला है जल का घनत्व कम होने के कारण, जल का घनत्व अधिक होने के कारण, कम उत्प्लावन बल होने के कारण, जल स्थिर होने के कारण। तो क्या होगा इसका आंसर, Why is the easier to swim in sea water than in river water? Due to low density of water, due to the high density of water, having the less buoyant force, या water being stable। तो किसके कारण होता है, तो देखो अब जो हमारा नदी का जल है, नदी के जल में क्या होगा, यानी जो साल्ट की मात्रा है, तो नदी में साल्ट की जो मात्रा लवण है वो क्या होगा, नदी में कम होगा, है ना। जो साल्ट कम है, और समुद्र में क्या होगा कि साल्ट की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, है ना। तो क्या होता है कि अगर साल्ट की मात्रा क्या है, अधिक है, तो इसका घनत्व, डेंसिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो जब अगर अधिक है, जब डेंसिटी अधिक है, तो अधिक होने की वजह से क्या होगा, जो उत्प्लावक बल है वह भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। हाँ, कैसे समझिए कि अगर जो उत्प्लावक बल है तो क्या करेगा कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, यानी कि जो पानी फोर्स लगा रहा है, तो अगर हमारा उत्प्लावक बल अधिक है तो जो समुद्र में जो पानी हमारे शरीर में फोर्स लगाएगा तो वो कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो जिससे क्या होगा कि हमारा बॉडी क्या होगी, पानी में तैरने लगेगी। तो यानी कि तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि क्या जल का घनत्व कम होने के कारण, नहीं, जल का तो घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया। जल का घनत्व अधिक होने के कारण, बिल्कुल जल का घनत्व अधिक होता है। कम उत्प्लावन बल होने के कारण, ये तो गलत हो गया, उत्प्लावन बल क्या होता है, अधिक होता है, जल स्थिर होने के कारण नहीं। तो इस पे राइट आंसर अपना क्या जाएगा, बी नंबर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो कहलाता है समभारिक, समस्थानिक, रेडियोधर्मी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा, आइसोबार्स कहलाएगा, या आइसोटोप्स कहलाएगा, या रेडियो एक्टिव, या नन ऑफ द अबव। तो देखो अगर परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, राइट, और परमाणु भार अलग हो, क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। और जिनके परमाणु संख्या क्या हो, अलग हो, और परमाणु भार वह क्या हो, सेम हो, वह क्या कहलाते हैं, समभारिक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समस्थानिक। अभी इसका समस्थानिक का एक एग्जांपल समझिए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं, परमाणु क्रमांक इनके क्या है, सेम है, एक एक, ठीक, लेकिन जो इनका परमाणु भार होता है वह परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका 1,
इसका 2, इसका 3, तो ये क्या हुए समस्थानिक। वैसे ही सेम इसमें क्या होता है कि जो आर्गन है और क्रिप्टन पोटेशियम, तो इनके क्या है कि जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है अलग अलग है, लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो क्या है सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं समस्थानिक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस पे अपना राइट आंसर क्या गया आइसोटोप समस्थानिक। परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुत करता है, तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया, महर्षि कणाद या जॉन डाल्टन या हिप्पोक्रेट्स या रॉबर्ट कोच। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, जॉन डाल्टन जी ने। तो अपना राइट आंसर क्या गया जॉन डाल्टन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो अपने हिप्पोक्रेट्स हैं, जो हिप्पोक्रेट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और जो रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की, जीवाणु की, और कौन से, टीबी की। राइट, और जो अपने महर्षि कणाद है, महर्षि कणाद को क्या कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। यानी इन्होंने बताया था अपनी कि जितने भी पदार्थ हैं, यानी कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं वे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। किसने बताया था, सबसे पहले महर्षि कणाद जी ने। राइट, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 सी कूलाम, या 9.1 गुणे 10 की घात -28 ग्राम, या 9.1 गुणे 10 की घात -31 ग्राम, या 9.1 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा। अब देखो, एक होता है क्या आवेश, और एक साइड अपन देखते हैं क्या द्रव्यमान। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये क्या होता है, उसमें आवेश होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम में। और अगर इसको ग्राम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। राइट, अब इस पे जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे कौन सा पॉजिटिव, इसका आवेश जो होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और जो अब किलोग्राम में है और द्रव्यमान में चेंज करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻20 किलोग्राम। राइट, ये किसका होता है, ये अपना प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो अपना न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन होता है। ठीक, तो और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक, और जो प्रोटॉन की खोज की है, प्रोटॉन की खोज किसने किया है गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, सर जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। राइट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ निगेटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज या नॉन ऑफ द। तो देखिए, जो हमारी कौन से ये कैसे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, है ना। कैसे हैं ये अपने रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो जो अपने रेडियो एक्टिव जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो बीटा कण होते हैं, बीटा कण में कौन सा होता है, माइनस, निगेटिव चार्ज।
और जो अपना गामा होती है, गामा कैसी होती है, उदासीन, न्यूट्रल होती है, राइट। तो इस पे कौन सा है, निगेटिव चार्ज पूछा, तो निगेटिव चार्ज कौन सा आ गया अपना राइट आंसर, बीटा कण, बीटा कण इज द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय विखंडन में उपयोग में लिया जाता है प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन या फोटॉन, तो कौन सा लिया जाता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब क्या हुआ कि जो भारी तत्व है, राइट, भारी नाभिक को किस में चेंज करना, हल्के में, भारी को किस में चेंज करना, हल्के में, क्या कहलाता है अपना नाभिकीय विखंडन। तो जो नाभिकीय विखंडन का काम किस किस में किया जाता है, परमाणु भट्टी में और परमाणु बम में भी किया जाता है और हाइड्रोजन बम में, हाइड्रोजन बम। जो हाइड्रोजन बम है ये कैसी है, ये नाभिकीय संलयन होता है, राइट। और ये जो होता है ये कैसा होता है कि ना, ये सूर्य एवं तारों में होता है, जो हाइड्रोजन बम होता है, इसी के कारण जो हमें एनर्जी मिलती है, राइट। तो इसमें अब नाभिकीय विखंडन को समझिए कि क्या होता है कि जो हमारा जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235, तो इस पे क्या करता है कि जब न्यूट्रॉन इस पे क्या करता है, तो इस पे क्या होता है, जो अपना यूरेनियम है, यूरेनियम किस में टूट जाता है, यूरेनियम 92236 में टूट जाता है, राइट। तो इसमें कौन उपयोग में लिया जाता है, न्यूट्रॉन। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, मुक्त क्वांटम संख्या का मान बढ़ाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा या घटता है, या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, तो देखो जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, हाँ, क्वांटम संख्या मतलब किसका पता बताना, इलेक्ट्रॉन का पता बताना, यानी कि घर का पता बताने का, यानी कि हमारा जैसे हम हैं तो हमारा कोई एड्रेस होगा ना, तो एड्रेस बताने के लिए किसका यूज किया, मुख्य क्वांटम संख्या का यूज किया जाता है, ठीक। जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या कितने प्रकार से होती है, जो क्वांटम संख्या, एक हो गई मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी हो गई द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है अपनी चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये चारों होती हैं, ठीक। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा तो वह क्या होगा, आकार बढ़ेगा, है ना, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, त्रिज्या का भी आकार बढ़ेगा, है ना, त्रिज्या का आकार भी क्या होगा, आकार बढ़ेगा, और त्रिज्या का आकार बढ़ेगा तो हमारी क्या होता है, और एनर्जी, ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है, राइट। तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ाने पर क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, बी ए इज द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से पाए जाते हैं, धनावेशित प्रोटॉन या आवेश रहित न्यूट्रॉन, या धनावेशित न्यूट्रॉन, या ए व बी दोनों। तो जो परमाणु का नाभिक है, नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने, राइट। तो जो परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन जो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, ठीक। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन, तो नाभिक में कौन कौन से पाए जाते हैं अपने, धनावेशित प्रोटॉन और आवेश रहित न्यूट्रॉन। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी,
धनावेशित न्यूट्रॉन, इसमें तो कोई आवेश होता ही नहीं, तो अपना ये गलत हो गया, ए व बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप पर ठंडा करने पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा है, क्या है, प्लाज्मा है, बोस कंडेंसेट है, या ठोस है, या द्रव है। तो अभी हमने बताया था कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम यानी परम ताप से कम हो तो ऐसी अवस्था कौन सी कहलाती है, बोस कंडेंसेट। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, क्या है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका फुल फॉर्म होता है, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि लाल तथा नीली स्याही का मिश्रण पृथक किया जाता है। तो जो अपनी लाल और नीली स्याही है उसको किसके द्वारा पृथक किया जाएगा, आश्वन द्वारा, या क्रिस्टलन द्वारा, या क्रोमेटोग्राफी द्वारा, या ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो जो लाल और नीली स्याही है इसका पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी होती है, क्रोमेटोग्राफी के जो एक पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर से हम उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उसके द्वारा हम लाल और नीली स्याही के मिश्रण को पृथक करते हैं। तो सी इज द हमारा राइट ऑप्शन, सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समाप्त है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किस कारण से तारों में प्लाज्मा बनता है, उच्च दाब के कारण, निम्न दाब के कारण, उच्च ताप के कारण, या उच्च आयतन के कारण। ड्यू टू विच प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन स्टार्स, ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू लो प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द हाई वॉल्यूम। अगर जितने लोगों ने इस सेशन को फुल शुरू से लेके अभी तक देखा होगा तो उससे आसानी से बन जाएगा, और जिसने नहीं देखा होगा तो उससे नहीं बनेगा। तो मैं एक बार फिर बोलूँगा, अगर जिसने नहीं भी देखा है ना तो वो एक बार ज़रूर देख ले ताकि उससे ये क्वेश्चन बन जाए। और आप लोग इसका कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके उत्तर का, राइट। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हाँ, और आप MCQ बैच से ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने जितने भी दोस्त भाई साथी हैं उनको एक बार ज़रूर शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।